दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री मूवी लेकर आया हूं, जिसमें आखिर तक आप असली मर्डरर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ मर्डरर को ही नहीं, उसकी वजह जब आपके सामने आएगी तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। इस मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मूवी की शुरुआत सन 2017 से होती है, जहां एक लोकल सिंगिंग कॉन्टेस्ट में सावरी नाम की एक लड़की पहली बार परफॉर्म कर रही होती है। यहां हम देखते हैं कि उस छोटे से टाउन का हर एक आदमी सावरी को सपोर्ट कर रहा होता है, और इसमें कोई शक नहीं होता कि सावरी की आवाज में जादू है, जिस वजह से लोग उसको इतना पसंद करते हैं। आगे हमें पता चलता है कि सावरी असल में 3 फैमिली में पली बड़ी है। पहली उसके माता पिता यूतारो और नामिया, दूसरे उसके अंकल तोजिमा, और तीसरी फैमिली है प्रोफेसर निकुरा और उनकी पत्नी रूमी, जिन्हें कोई संतान नहीं। खैर, अब हम टॉमी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो दिल ही दिल सावरी को चाहता है, जबकि सावरी सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहती है। मगर उसके माता पिता उसके खिलाफ होते हैं, जिस वजह से प्रोफेसर निकुरा और रूमी उन्हें कन्विंस करने की तैयारी में लग जाते हैं। अब सब लोग यही सोचते हैं कि सावरी का फ्यूचर ब्राइट है कि तभी एक दिन अचानक सावरी गायब हो जाती है, और फिर धीरे धीरे कई दिन, कई महीने और पूरे 3 साल गुजर जाते हैं। और इन 3 सालों बाद उसका कंकाल दूर किसी अनजान घर में मिलता है। जिस लड़की को लेकर सभी ने इतने सपने देखे थे, उसे 3 साल बाद इस हालत में देखकर सभी शॉक में चले जाते हैं। सावरी की छोटी बहन तो गुमसुम सी हो गई है, और पूरा का पूरा टाउन उसके मातम में डूब जाता है। फिर पुलिस की तफ्तीश से हमें पता चलता है कि 3 साल पहले 2019 की एक शाम को 8 बजे सावरी किसी पार्क से गायब हो गई थी, और ये इंसिडेंट कोनो स्टेट में हुआ था। मगर हैरानी की बात ये थी कि उसका कंकाल शिजुका स्टेट के एक घर में मिला था, और उस घर में आग लगने की वजह से कंकाल के साथ में सिर्फ राख मिली थी। और आखिर में डीएनए से पता चला कि वो कंकाल सावरी का है। अब पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर सावरी का कंकाल उसके घर से 200 किलोमीटर दूर पर मिलने की वजह क्या हो सकती है। खैर, अब ऑटोप्सी से पता चलता है कि सावरी के सिर पर कोई भारी चीज मारने की वजह से उसकी मौत हो गई थी, और बाद में उसे जलाया गया। और इतना ही नहीं, उस घर में सावरी के साथ एक और बूढ़े की डेड बॉडी मिली थी, और इस बूढ़े आदमी का लड़का भी सावरी के ही टाउन में रहता है, जिसका नाम हसुनुमा है। अब हसुनुमा को देखकर डिटेक्टिव कसाना थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे 15 साल पहले यानी 2017 का वो केस याद आ जाता है, जिसमें 12 साल की लड़की यूना का मर्डर हुआ था। अब यूना का कंकाल भी ठीक इसी तरह उसके गायब होने के 4 साल बाद मिला था, और उस वक्त पोस्टमार्टम से ये भी पता चला था कि यूना के साथ गलत काम किया गया था। उस वक्त सस्पेक्ट के रूप में इसी हसुनुमा को अरेस्ट किया गया था, जो यूना के फादर की फैक्ट्री में काम करता था। मगर हसुनुमा ने कभी भी पुलिस के सामने अपना मुंह नहीं खोला, और पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे, इसलिए कोर्ट में वो बेगुनाह साबित हुआ। और ऊपर से उसे मानहानि के दावे में कोर्ट से 10 मिलियन येन भी मिले। लेकिन जब ये सब हो गया तो उसके बाद सभी को एक बहुत ही बुरी खबर मिलती है, क्योंकि कोर्ट के उस फैसले के बाद डिप्रेशन में यूना की मां ने खुद को खत्म कर लिया था। खैर, अब डिटेक्टिव कसाना की बातें सुनकर डिटेक्टिव उसूमी उससे कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, सच जल्दी ही सामने आ जाएगा। और इस तरह से वो डिसाइड करती है कि अगर हसुनुमा सच में कसूरवार है तो इस बार वो उसे नहीं छोड़ेगी, और कोर्ट में ऐसे सबूत ले जाएगी कि कोर्ट को उसको सजा देनी ही पड़े। खैर, अब इस केस में भी सस्पेक्ट के तौर पर हसुनुमा को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, मगर इस बार भी वो अपने वही पुराने पत्ते खोलता है, और साथ ही कसाना के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। अब कसाना उससे कहता है, इस बार तुम नहीं छूटोगे, क्योंकि तुम्हारे कपड़ों पर सावरी के खून के धब्बे पाए गए हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अभी हमें सच बता दो। लेकिन इतने पर भी वो कुछ नहीं बोलता, यहाँ तक कि रिएक्ट भी नहीं करता। लेकिन जैसे ही कसाना वहाँ से जाने लगता है तो वो कहता है कि पिछली बार तुम हारे थे और इस बार भी हारोगे। खैर, दूसरी तरफ अब उसूमी प्रोफेसर युकावा से मिलती है, जो फिजिक्स के एक साइंटिस्ट हैं, और इससे पहले पुलिस के कई केसेस में मदद कर चुके हैं। युकावा एक जीनियस इंसान है, जो एक छोटे से सबूत के बलबूते पूरे केस को पलटने का मादा रखते हैं। अब उसूमी युकावा को इस केस के बारे में बताती है कि कैसे 3 साल पहले गायब हुई सावरी का कंकाल हसुनुमा के पुराने घर में मिला। वो ये भी बताती है कि सावरी के गायब होने से 1 महीने पहले सावरी के डैडी के रेस्टोरेंट में हसुनुमा ने एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा खड़ा कर दिया था, जिस पर उसे उस दिन रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया। और साथ ही बाकी सबूत भी हसुनुमा की ओर इशारा कर रहे हैं, मगर वो है कि मुंह खोलने को तैयार ही नहीं। वो आगे बताती है कि 13 साल पहले भी यूना नाम की लड़की के केस में पुलिस ने केस तो हारा ही,
साथ में पुलिस को मुआवजा भी देना पड़ा। लेकिन इस बार पुलिस ठोस सबूतों के साथ कोर्ट में केस खड़ा करना चाहती है और उसको सजा दिलवाना चाहती है। अब यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि हसुनुमा के फादर असल में एक जाने माने डिटेक्टिव थे, इसलिए उसे कानून के बारे में अच्छे से पता था। यानी वो जानता है कि अगर उसने मुंह नहीं खोला तो पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस उसे अपने आप पर काबू रखना है और अपना मुंह नहीं खोलना है। अब आगे की तफ्तीश में पुलिस को हसुनुमा पर नजर रखने के बाद पता चलता है कि उसका सिर्फ एक ही दोस्त है और उसका नाम है नाकामुरा, और ये दोनों दोस्त साथ में रहते हैं। अब आखिर में उसूमी युकावा से कहती है कि आपको हसुनुमा के खिलाफ सबूत जुटाने में पुलिस की मदद करनी होगी, नहीं तो ये आदमी एक बार फिर से सबूतों के कमजोर होने की वजह से रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि युकावा उससे कहता है कि मैं एक फिजिक्स का साइंटिस्ट हूँ, तो आखिर मैं तुम लोगों की इसमें क्या मदद कर सकता हूँ, ये तो पुलिस का काम है और उन्हें ही करना होगा। इस तरह युकावा उसूमी की मदद करने से साफ साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद उसूमी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ कसाना सावरी की फैमिली से कहता है कि बिना ठोस सबूतों के हसुनुमा के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता, इसलिए हम अपने काम में लगे हैं। जल्दी ही हमें कोई बड़ा सबूत मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे इस हादसे को पूरा 1 महीना बीत जाता है। फिर एक शाम सब युतारो के रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और साथ में प्रोफेसर युकावा भी वहाँ मौजूद होता है। असल में उस टाउन में जल्दी एक फेस्टिवल होने वाला होता है, जिसकी वजह से सब बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और इसी बीच सभी सावरी को याद करते रहते हैं कि अगर वो होती तो इस फेस्टिवल के लिए हर साल की तरह पूरी तैयारियां करती। लेकिन तभी अचानक उस रेस्टोरेंट में हसुनुमा आता है और उसे देखकर सब चुप हो जाते हैं। अब युतारो उसे रेस्टोरेंट से निकल जाने के लिए कहता है। आखिर जिसकी लड़की के मर्डर का इल्जाम हसुनुमा पर है, उसी के रेस्टोरेंट में उसका आना वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर देता है। हालांकि अब पूरे टाउन में इस केस की चर्चा है, जिस वजह से हसुनुमा को अब सभी लोग जानने लगते हैं, मगर रूमी उसे नहीं पहचानती, जिससे युकावा भी सरप्राइज्ड होता है। खैर, अब हसुनुमा युतारो से कहता है कि तुम्हारी इसी नफरत की वजह से मेरा जॉब भी चला गया, और अगर मैं सचमुच मुजरिम होता तो जेल की सलाखों के पीछे होता। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन उसकी बातें सुनकर युतारो उल्टा चाकू उठा लेता है और फौरन उसे वहाँ से जाने को कहता है। हालांकि सभी लोग उसको कुछ उल्टा सीधा करने से रोकने लगते हैं ताकि ये केस उल्टा ना पड़ जाए। अब वहाँ मौजूद सभी लोगों को अपने खिलाफ देखकर हसुनुमा भी वहाँ से निकल जाता है। फिर कुछ दिन बाद हर साल की तरह कोनो फेस्टिवल शुरू होता है, जहाँ सभी लोग अपने अपने परफॉर्मेंस की तैयारी में लगे होते हैं। अब उस फेस्टिवल में टॉमी भी आया होता है और इसी बीच उसे कुछ साल पहले फेस्टिवल में सावरी के साथ बिताए हुए पल भी याद आ रहे होते हैं। खैर, अब फेस्टिवल की शुरुआत होती है और हर ग्रुप अपना अपना एक्ट करके क्राउड के सामने परेड शुरू करता है। यहाँ हम देखते हैं कि इसी फेस्टिवल को एंजॉय करने युकावा भी वहाँ पर आया होता है, मगर युतारो और नामिया अभी भी वहाँ पर नहीं पहुँचते क्योंकि वो थोड़ा लेट जाना चाहते थे। हालांकि सावरी की बहन नासुमी भी फेस्टिवल को एंजॉय कर रही होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में एक कस्टमर बैठी होती है, जिसके पेट में अचानक तेज दर्द होने लगता है, जिसके चलते फेस्टिवल देख रही नासुमी को उसके पेरेंट्स फोन करके वापस रेस्टोरेंट संभालने के लिए बुलाते हैं। वहीं फेस्टिवल में अब सबकी फेवरेट माया की एंट्री होती है, जिसने अपनी टीम के साथ मिलकर ट्रेजर आइलैंड का एक्ट पेश किया है। वहीं जज के तौर पर प्रोफेसर निकुरा और रूमी बैठे होते हैं और इसी बीच निकुरा को भी सावरी की याद आ रही होती है। लेकिन तभी सभी लोग देखते हैं कि वहां अचानक पुलिस आ जाती है, जिससे फेस्टिवल में रुकावट आ जाती है। और फिर यहाँ सभी को पता चलता है कि पुलिस को किसी की डेड बॉडी मिली है। पर लोगों के होश तो तब उड़ते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो मौत किसी और की नहीं बल्कि हसुनुमा की ही हुई है और उसकी लाश उसके दोस्त नाकामुरा के घर में ही पाई जाती है। अब कसाना फौरन वहाँ पहुँचता है और उसकी डेड बॉडी को देखता है, मगर ऊपर से देखकर उसे मौत की वजह पता नहीं चलती। उधर हम देखते हैं कि माया को फेस्टिवल में सिल्वर मेडल मिलता है, जिसकी वजह से सभी उसे विश करने और इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट में इकट्ठा होते हैं। लेकिन तभी माया आकर सभी को हसुनुमा की मौत की खबर देती है, जिससे सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अगर वो कातिल था तो फिर उसे किसने मार दिया और क्यों, कहीं कातिल कोई और तो नहीं। इसी बीच अब सभी लोग एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगते हैं। अब इधर नाकामुरा को इंटेरोगेट किया जाता है, क्योंकि डेड बॉडी उसके घर में मिलने की वजह से फिलहाल पूरा शक उसी के ऊपर होता है। लेकिन नाकामुरा डिप्रेशन में बताता है कि मैं तो परेड देखने गया था और मेरे पास इसके गवाह भी हैं। इसके बाद जब मैं घर लौटा तो मुझे पीछे वाले रूम में हसुनुमा मरा हुआ दिखा, इसलिए मैंने फौरन पुलिस को कॉल करके बुला लिया। अब पुलिस कहती है कि हसुनुमा के शरीर में स्लीपिंग पिल्स भी पाई गई हैं, मगर वो इतनी भी नहीं थी कि जिससे उसकी मौत हो जाए। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? तो नाकामुरा कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता
और ना मुझे ये पता है कि वो स्लीपिंग पिल्स लेता था भी या नहीं। इसके बाद अब कसाना यूतारो से पूछताछ करता है, क्योंकि लास्ट टाइम यूतारो और हसुनुमा की लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद वो रेस्टोरेंट से चला गया था। हालांकि यूतारो उसे बताता है कि उस वक्त मेरे रेस्टोरेंट में एक कस्टमर थी जिसके पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया था, इसलिए वो उसे लेकर हॉस्पिटल गया था, जिसे पुलिस कंफर्म कर सकती है। फिर नासुमी कहती है कि माँ का जब फोन आया तो मैं फेस्टिवल छोड़कर रेस्टोरेंट चली आई, और फिर नामिया भी यही कहती है कि वो हॉस्पिटल गई थी। अब कसाना अपने आप में तो कंफर्म हो जाता है कि हसुनुमा का मर्डर हुआ है, लेकिन अगर उसका मर्डर हुआ है तो सवाल ये उठता है कि आखिर मर्डर किसने, कैसे और क्यों किया। खैर, अब कसाना युकावा से मिलने जाता है, क्योंकि युकावा का यूतारो की फैमिली के साथ काफी सालों का अच्छा खासा रिश्ता होता है। अब कसाना उससे कहता है कि मुझे लगता है कि सावरी के मर्डर का बदला लेने के लिए ही किसी ने हसुनुमा का मर्डर किया है। साथ ही कसाना युकावा को बताता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि हसुनुमा की मौत सफोकेशन से हुई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना तो किसी ने उसका गला घोंटा है और ना उसके शरीर पर कोई जख्म है। तो आखिर ऐसे में अचानक कोई आदमी सफोकेशन से कैसे मर सकता है। फिर कसाना बताता है कि हसुनुमा की नींद की गोलियां लेने की आदत भी नहीं थी, इसलिए शायद किसी ने उसे वो दी हो ताकि बेहोश करके सामने वाला उसकी जान ले सके। तो इस तरह अब युकावा कसाना की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कसाना, युकावा और उसूमी तीनों मिलकर हसुनुमा के घर पहुंचते हैं, और फिर वहां वो देखते हैं कि हसुनुमा वहां पर जिस रूम में मरा हुआ मिला था, वहां किसी तरह का कोई वेंटिलेशन नहीं है, यानी कोई इस तरह से आ जा नहीं सकता। जो भी आया होगा वो डोर से ही आया होगा। फिर वो देखते हैं कि रूम के अंदर की तरफ लॉक नहीं है, मगर बाहर से लॉक लगा हुआ है। इसके बाद युकावा उसूमी को दरवाजे पर लगा हुआ लॉक निकालने को कहता है, जिस पर युकावा उनसे कहता है कि लॉक के इसी छेद से किसी तरह की गैस अंदर छोड़ी गई होगी, जिससे सफोकेट होकर हसुनुमा की मौत हुई होगी, और शायद वो हीलियम गैस हो जो गुब्बारों में भी भरी जाती है, जिससे रूम में पहले तो ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ होगा और ये चीज हसुनुमा को पता भी नहीं चली होगी, और फिर शायद दवा की बेहोशी में वो सफोकेशन होता गया होगा, जिससे आखिर में उसकी मौत हो गई होगी। लेकिन फिर वो कुछ सोचते हुए कहता है, एक बात समझ में नहीं आई, हीलियम गैस से ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं, लेकिन हसुनुमा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर, कसाना कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यूतारो फैमिली ने हसुनुमा को मारने के लिए ऐसा कोई काम किया होगा। तभी उसूमी युकावा से पूछती है कि क्या यूतारो की फैमिली को ही सस्पेक्ट की नजर से देखना सही है? जाहिर है ये मर्डर कोई और भी तो कर सकता है। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि जब हसुनुमा का मर्डर हुआ था और पुलिस वहां पहुंची थी तो उसका बेड थोड़ा गीला था, जबकि रूम में पानी की बोतल में पानी पूरा था और बाहर से भी पानी आने का कोई चांस नहीं था। तो इसके बाद अब युकावा एक पुतला रखकर अपना डेमोन्स्ट्रेट करता है कि किस तरह हसुनुमा को मारा गया होगा। इसलिए पहले वो पुतले को रूम में रखकर उस रूम में लिक्विड नाइट्रोजन छोड़ देता है। फिर युकावा बताता है कि हवा के संपर्क में आकर लिक्विड नाइट्रोजन गैस बन जाता है, जो बादल बनकर रूम के ऊपरी हिस्से में जमा होने लगता है, जिससे रूम का ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है, और इसके बाद जब ऑक्सीजन लेवल 8% के नीचे आता है तो इंसान सफोकेट करने लगता है। युकावा बताता है कि हसुनुमा को मारने के लिए रूम में 20 लीटर लिक्विड नाइट्रोजन छोड़ा गया होगा, और फिर वो गैस कुछ ही देर में पानी बन गई होगी, जिसे जमीन पर बिछाए बेड ने सोख लिया होगा। इसलिए पीछे कोई भी सबूत नहीं रहे और बेड गीला हो गया था। अब कसाना को लगता है कि ये किसी ऐसे आदमी का काम है जो जानता है कि लिक्विड ऑक्सीजन एक खतरनाक हथियार बन सकता है। लेकिन तभी कसाना सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कौन सा आदमी होगा जिसे इस बारे में इतनी जानकारी होगी, और तभी उसे सावरी के अंकल टोजिमा की याद आती है, जिसकी एक फ्रोजन फूड की फैक्ट्री है और उसके यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अब ये सावरी के अंकल टोजिमा के पास पूछताछ करने जाते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि हसुनुमा के मर्डर के वक्त उस फैक्ट्री के सिलेंडर से 20 लीटर नाइट्रोजन निकाला गया था। इसके बाद अब सीसीटीवी फुटेज देखा जाता है, जिसमें ये तीनों देखते हैं कि टोजिमा उस वक्त फेस्टिवल में मौजूद था और फैक्ट्री क्राइम सीन की जगह से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर था। अब चूंकि क्राइम सीन फेस्टिवल के पास ही था, इसलिए गैस कलेक्ट करके ये सब करना टोजिमा के लिए पॉसिबल नहीं था, बल्कि 2-3 लोगों ने मिलकर किया है। यानी किसी ने फैक्ट्री से गैस निकाली और फिर किसी दूसरे ने उसे हसुनुमा के घर तक पहुंचाया, और फिर किसी तीसरे ने उस गैस को रूम में छोड़कर हसुनुमा को मार डाला। इसके बाद अब इनका शक माया के ग्रुप पर भी जाता है और ये सोचते हैं कि कहीं माया या उसकी टीम ने अपनी ड्रामा प्रॉपर्टी में गैस सिलेंडर रखकर
उसे क्राइम सीन तक तो नहीं पहुंचाया। फिर जब इसी शक के बेस पर माया की प्रॉपर्टी चेक की जाती है तो कसाना को एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां सिलेंडर रखा जा सकता था। हालांकि माया को लगता है कि हसनुमा ये मौत डिजर्व करता था, पर कसाना उससे कहता है कि कानून की नजरों में अगर किसी का गुनाह साबित नहीं हुआ हो तो उसे गुनहगार कैसे ठहराया जा सकता है। इसके बाद अब टॉमी को इंटेरोगेट किया जाता है, जो हसनुमा मर्डर में सबसे बड़ा सस्पेक्ट था, और ऐसा इसीलिए क्योंकि सावरी उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब सीसीटीवी से पता चलता है कि जहां परेड खत्म हुई वहां टॉमी एक बड़ा बॉक्स लेकर जा रहा था। इसलिए अब उसूमी उससे पूछता है कि तुम वो बॉक्स कहां लेकर जा रहे थे, मगर टॉमी कुछ देर जवाब नहीं देता और चुपचाप बना रहता है। फिर वो बताता है कि लापता होने से 2 दिन पहले सावरी ने उससे कहा था कि वो अपना सिंगिंग करियर छोड़ देना चाहती है, जिससे टॉमी भी बहुत शॉक हुआ था क्योंकि उसके हिसाब से सिंगिंग ही उसकी जिंदगी थी। फिर आखिर वो ऐसा फैसला कैसे ले सकती थी। अब टॉमी के हिसाब से सावरी जल्द से जल्द टॉमी से शादी करना चाहती थी, मगर वो हो न सका। साथ ही टॉमी उसूमी को ये भी बताता है कि उस दिन सावरी मुझसे कुछ कहना चाहती थी, जो बात उसके दिल में ही रह गई, और हसनुमा को मारना मेरा प्लान नहीं था। अब ये प्लान शब्द सुनकर उसूमी एकदम से चौंक जाती है। फिर टॉमी बताता है कि लिक्विड नाइट्रोजन का सिलेंडर परेड की लोकेशन से हसनुमा के घर तक पहुंचाने का काम उसे सौंपा गया था, जो उसने किया, मगर उसने हसनुमा को नहीं मारा। उसे नहीं पता था कि उसे मारने के लिए ये सिलेंडर इस्तेमाल किया जाएगा। अब उसूमी उससे पूछती है कि ये करने के लिए तुमको किसने कहा था। तो अब टॉमी उसे टोजिमा का नाम बताता है, जिसे सुनकर उसूमी शॉक हो जाती है। इसके बाद जब ये लोग टोजिमा के पास जाते हैं तो वो इन्हें बताता है कि युतारो तो मेरा जिगरी दोस्त और भाई है, जबकि सावरी तो मेरी बेटी जैसी थी और मैं भी उसकी मौत से बहुत दुखी और गुस्सा हूँ, लेकिन मर्डर जैसा कदम मैं नहीं उठा सकता। वो कसाना को बताता है कि कानून ने हसनुमा को अरेस्ट तक नहीं किया और उस पर केस तक नहीं चला। इससे किसी का भी पुलिस और कानून पर से विश्वास उठ सकता है। मेरे जैसे कई और लोग होंगे जो हसनुमा को मारना चाहते होंगे। अब युकावा कसाना से कहता है, हो सकता है हसनुमा के मर्डर का कनेक्शन 15 साल पहले हुए यूना के मर्डर से हो। जिस पर कसाना कहता है, कौन किलर अपना बदला लेने के लिए 15 साल इंतजार करेगा। तो युकावा उससे कहता है, हर पजल का पहला हिस्सा इम्पोर्टेंट होता है, वो मिल जाए तो आगे का पजल आसानी से सॉल्व हो जाता है। खैर, अब पुलिस हसनुमा के दोस्त नाकामुरा को अरेस्ट करती है, जिसके साथ हसनुमा रहा करता था। हालांकि कसाना को पता है कि इतनी अक्लमंदी से हसनुमा को मारना नाकामुरा के बस की बात नहीं है, मगर उसको एक शक था कि उसने इस मर्डर में कातिल की मदद जरूर की होगी, क्योंकि वो आखिरकार उसी का घर था। वो सोचता है कि शायद नाकामुरा ने ही हसनुमा को नींद की गोलियां दी होंगी और फिर जानबूझकर अपना डोर लॉक खोलकर रखा होगा ताकि मर्डरर के लिए आसानी हो। इसी बीच कसाना ने तहकीकात करके उसका एक और कनेक्शन पता कर लिया, जिससे उसे पता चला था कि आखिर नाकामुरा हसनुमा से नफरत क्यों करता था। असल में 15 साल पहले जिस यूना नाम की लड़की का मर्डर हुआ था, नाकामुरा उसका मामा था। अब यूना का मर्डर और उस वजह से उसकी बहन का खुद को मारना, ये 2 चीजें हसनुमा से बदला लेने के लिए उसके लिए काफी थी। खैर, अब नाकामुरा के वर्क प्लेस की तलाशी ली जाती है, लेकिन कसाना के हाथ कोई सबूत नहीं लगता। इसके बाद युकावा युतारो से मिलता है और कहता है कि पुलिस को शक है कि तुमने टॉमी, टोजिमा और नाकामुरा के साथ मिलकर हसनुमा के मर्डर को अंजाम दिया है। अब युकावा अपनी थ्योरी बताता है, जिसके हिसाब से हसनुमा को मारने का असली प्लान नाकामुरा का था, और फिर वो एक दिन युतारो के पास आकर बोला था कि हसनुमा को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी बेटी के साथ जो हुआ वो सब मेरी भांजी के साथ भी हो चुका है, और यही वजह होगी कि युतारो इसके लिए मान गया होगा और फिर उसने इसमें टोजिमा की मदद ली होगी। हालांकि मर्डर करना युतारो का प्लान नहीं था, बल्कि वो बस हसनुमा को टॉर्चर करके उससे सावरी के मर्डर का कनेक्शन लेना चाहता था, ताकि वो ये सबूत पुलिस को दिखा सके और फिर पुलिस अपना काम कर सके। लेकिन मर्डर के दिन हुआ ये कि युतारो की एक कस्टमर के पेट में दर्द होने लगा, तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाने का काम युतारो को करना पड़ा। तो अगर सब अपनी अपनी जगह पर सही है, तो आखिर वो शख्स कौन है जिसने सच में हसनुमा का मर्डर किया है। अब इसी बीच युतारो युकावा से कहता है कि अब अगर मैंने मुंह खोला तो वो दूसरों के साथ गद्दारी होगी, इसलिए चुप रहने में ही सबकी भलाई है। तभी युकावा को पुलिस स्टेशन से फोन आता है और उसे पता चलता है कि प्रोफेसर निकुरा ने हसनुमा के मर्डर का इल्जाम खुद पर लेते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। फिर पुलिस स्टेशन में प्रोफेसर निकुरा कसाना को बताता है कि असल में प्लान यही था कि नाकामुरा नींद की गोलियां देकर हसनुमा को सुलाए, जिसके बाद टोजिमा
टोजिमा नाइट्रोजन का सिलेंडर अपनी फैक्ट्री से निकालेगा और फिर मैं उस सिलेंडर को माया की प्रॉपर्टी में छुपाकर फेस्टिवल की जगह तक ले आऊंगा, जिसे वहाँ से टॉमी हसुनुमा के घर तक लाएगा और फिर वहाँ युतारो उस डोर लॉक के गैप से नाइट्रोजन अंदर छोड़कर हसुनुमा से सावरी के मर्डर का कन्फेशन लेगा, जिसे लेकर सबूत के तौर पर वो पुलिस को दे दिया जाएगा। वो आगे कहता है कि प्लान के मुताबिक मैंने सिलेंडर को माया की ड्रामा प्रॉपर्टी में छुपा दिया, क्योंकि हसुनुमा का घर फेस्टिवल की जगह से नजदीक था। लेकिन तभी मुझे युतारो का फोन आया कि उसे किसी कस्टमर को लेकर हॉस्पिटल जाना है, इसलिए फिर मैंने ही हसुनुमा से कन्फेशन लेने का सोचा। इसलिए जब मैंने गैस अंदर छोड़ी और उससे कन्फेशन मांगा तो उसने मुझसे कहा कि उस रात उसने सावरी का पार्क तक पीछा किया और उसे पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की, लेकिन सावरी ने इसका विरोध किया, इसलिए उसने उसे मार डाला। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ठीक यही बात पुलिस मीडिया को बता देती है, लेकिन इसी बीच वो लोग युतारो और टोजिमा का नाम रिवील नहीं करते। अब युकावा कसाना से कहता है, प्रोफेसर निकुरा की स्टोरी अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी स्टोरी मुझे हजम नहीं हो रही। लेकिन वैसे भी तुम्हें सच्चाई से क्या फर्क पड़ता है, कोई तो पकड़ा गया, इससे तुम्हारा प्रेशर भी थोड़ा कम हुआ होगा। तो इस बात पर कसाना युकावा पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं इस केस में जी जान से लगा हुआ हूँ, इसलिए ये मत सोचो कि मैं इसको हल्के में ले रहा हूँ। लेकिन आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि कातिल कोई और है? तो युकावा इस बार उसूमी से कहता है, हसुनुमा जैसे हैवान ने अपना जुर्म इतनी आसानी से कबूल नहीं किया होगा और असल में निकुरा का इरादा हसुनुमा को मारने का ही होगा, न कि उसके कन्फेशन को लेने का, क्योंकि निकुरा खुद एक केमिस्ट्री प्रोफेसर है और वो अच्छी तरह से जानता है कि कितनी गैस छोड़ने पर सफोकेशन होता है और कितनी पर मौत। वो कहता है कि इससे भी बड़ी बात तो ये है कि सावरी के मर्डर का बदला लेने के लिए वो किसी का मर्डर करेगा। ये बात मुझे भी हजम नहीं हो रही, इसलिए अगर उसने हसुनुमा को मारा भी है तो उसकी वजह कोई और होगी, सावरी नहीं। पर आखिर इससे बड़ी और क्या वजह हो सकती है? खैर, अब युकावा उस पार्क में जाता है जहां उस रात सावरी गायब हुई थी और यहाँ उसे पता चलता है कि 3 साल पहले वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। इसलिए अब वो उसूमी को कॉल करके पूछता है तो उसे पता चलता है कि पार्क के डेकोरेशन का काम 3 साल पहले रूमी देख रही थी। इधर निकुरा पुलिस को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है कि उसने हसुनुमा को कैसे मारा। तभी इसी बीच युकावा निकुरा की वाइफ रूमी से मिलता है। फिर वो रूमी से कहता है, सावरी के मर्डर केस में जब हसुनुमा को इंटेरोगेट किया गया तो वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि सावरी का मर्डर उसने किया ही नहीं था। लेकिन वो ये जरूर जानता था कि असली मर्डरर कौन है। वो आगे कहता है, असली मर्डरर सावरी को मारकर उसकी बॉडी को वहीं छोड़कर चला गया था जहां से हसुनुमा सावरी की बॉडी को उठाकर उसे 200 किलोमीटर दूर अपने घर ले गया, जिसके बाद सावरी की लाश गायब होने से असली मर्डरर भी सरप्राइज हो गया। इसके बाद हसुनुमा ने पूरे 3 साल तक का इंतजार किया और फिर जापानी कायदे के अनुसार स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन 3 साल बाद खत्म होता है, इसलिए पूरे 3 साल बाद उसने अपनी चाल चली और फिर उसने अपने घर को जला दिया और सावरी के कंकाल को दुनिया के सामने ओपन कर दिया। साथ ही उसने सावरी का ब्लड अपनी ड्रेस पर पहले से ही लगा रखा था, जिसके बलबूते पर उसे पकड़ा गया। इसके बाद उसने असली किलर को मैसेज किया और कहा कि उसके पास वो वीडियो सबूत है जिसे पता चलता है कि सावरी का असली किलर कौन है। इसके बाद उसने किलर से पैसों की मांग की और वो असली किलर कोई और नहीं बल्कि तुम हो रूमी। वो कहता है कि इस बात का पहला शक मुझे उसी दिन हो गया था जब हसुनुमा रेस्टोरेंट में आया था, लेकिन तुमने सभी के सामने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि तुम उसको पहचानती नहीं, जबकि टाउन का एक एक आदमी उसके बारे में जान चुका था, क्योंकि इस केस का हल्ला ही इतना ज्यादा था। अब हम देखते हैं कि रूमी इस बात का विरोध नहीं करती और उस रात की स्टोरी बताती है कि उस रात सावरी ने मुझसे कहा था कि वो सिंगिंग छोड़ना चाहती है, जबकि मेरे पति ने उसके पहले एल्बम की पूरी तैयारियां कर ली थी। अब ना करना यानी बेआबरू होने जैसा था, लोगों में हमारी नाक कट जाती। इसलिए फिर मैंने उससे जाकर अकेले में बात की, लेकिन वहाँ मुझे पता चला कि सावरी का निकुरा के सपनों से कुछ लेना देना नहीं था। वो तो बस अपने स्वार्थ में डूबी थी, उसे उसके अपने सपने प्यारे थे और साथ ही वो प्रेग्नेंट थी और जल्दी से जल्दी टॉमी से शादी करके घर बसाना चाहती थी। रूमी कहती है, मैंने उससे पूछा था कि आखिर तुम्हारे इस फैसले से निकुरा का क्या होगा जिसने इतनी मेहनत तुम्हारी सिंगिंग के ऊपर लगाई थी, लेकिन सावरी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और आखिर में वो अपने फैसले पर बनी रही। रूमी बताती है कि इसके बाद भी मैं उससे मिन्नतें करने लगी कि प्लीज एक बार तो सोचो, लेकिन उल्टा उसने मुझे ये कहकर गुस्सा दिलाया कि मैं उससे इसीलिए जलती हूँ क्योंकि मैं उसके जैसा गा नहीं सकती।
साथ ही उसने मुझे ये भी कहा कि जो सपना मेरे पति ने मुझे सिंगर बनाने का देखा था वो मैं पूरा नहीं कर पाई और ना कभी कर पाऊंगी। हालांकि फिर भी मैं चुप रही और इतने पर भी उसे समझाती रही, लेकिन आखिर में उसने मुझसे कहा कि किसी और के पति का सपना पूरा करने के लिए मैं अपने बॉयफ्रेंड का सपना चकनाचूर नहीं करना चाहती। तो उसकी ये बातें सुनकर मैंने गुस्से में उसे वहाँ पड़े पाइप से धक्का दे दिया, लेकिन अगले ही पल मैंने देखा कि सावरी वहाँ पर मरी पड़ी है और इस बात से मैं काफी डर गई और वहाँ से भाग गई। इस बीच मैंने खुद की जान लेने की भी सोची, क्योंकि मैं उसको मारना नहीं चाहती थी और ना मैं किसी को मार सकती हूँ। लेकिन बाद में जब मैं पार्क में वापस आई तो वहाँ सावरी मौजूद नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि वो शायद बेहोश हुई होगी, इसलिए होश में आने के बाद वो चली गई होगी। फिर जब पुलिस को भी लाश नहीं मिली और गुमशुदा होने की बात सामने आई तो मुझे लगा कि वो प्रेग्नेंट होने की वजह से इस इलाके को छोड़कर बाहर चली गई होगी। लेकिन पूरे 3 साल बाद मुझे किसी का फोन आया कि उसके पास उस रात के सबूत हैं, जिस रात मैंने सावरी को धक्का दिया था, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हसुनुमा था, जिसने मुझसे इसके बदले 1 मिलियन येन मांगे थे। खैर, अब युकावा ये बात उसूमी को बताता है कि रूमी इतने पैसे अकेले नहीं दे सकती थी, इसलिए जब ब्लैकमेलर का प्रेशर बढ़ता गया तो उसने अपने पति निकुरा को ये सब बात बताई। इसके बाद निकुरा ने हसुनुमा को मारने का फैसला किया, पर उसके लिए उसने नाकामुरा और युतारो को ये कहकर साथ में लिया कि वो सिर्फ हसुनुमा से कन्फेशन करवाएंगे और सबूत पुलिस को दे देंगे, और लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल करने का प्लान भी उसी का था और उसने अपना अलग प्लान बनाया था। फिर मर्डर के वक्त निकोरा ने जानबूझकर एक हायर की हुई लेडी को युतारो के रेस्टोरेंट भेजा ताकि वो वहाँ पर पेट के दर्द का बहाना बनाकर युतारो को आने से रोके, और इसीलिए उस लेडी ने युतारो को हॉस्पिटल ले जाने को कहा था। इसके बाद हसुनुमा से कन्फेशन लेने का काम निकोरा ने अपने सर पर ले लिया, लेकिन इसी बीच उसने एक्सेस गैस छोड़कर उसे मार डाला। अब निकोरा एक केमिस्ट्री प्रोफेसर था, इसलिए उसे पता था कि लिक्विड नाइट्रोजन पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ेगा। अब वहाँ से जाते वक्त निकोरा ने हसुनुमा का वो फोन भी उठा लिया जिसमें रूमी का वो वीडियो था, ताकि पुलिस के हाथ वो सबूत ना लगे जिसको लेकर हसुनुमा रूमी को ब्लैकमेल कर रहा था। अब ये सुनकर उसूमी शॉक हो जाती है और फौरन फोन करके कसाना को ये बात बताने लगती है, लेकिन तभी युकावा उसे रोक लेता है और वो उससे कहता है कि रुक जाओ, अभी बात को खत्म होने दो। वो कहता है कि असल में उस रात रूमी के हाथों सावरी की मौत नहीं हुई थी, बल्कि वो सच में उस दिन सिर्फ बेहोश हुई थी। लेकिन शातिर हसुनुमा ने इस मौके का फायदा उठाकर सावरी को पहले अपने ट्रक में डालकर किडनैप किया। इसके बाद वो उसे अपने घर पर ले गया, जहां उसने उसके साथ जबरदस्ती की। अब पहले भी वो इस तरह से छूट चुका था, इसलिए उसने इस बार भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि वो एक गुनाह कर रहा है। फिर आखिर में उसने हथौड़े से सावरी के सर पर वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। अब ये चीज कन्फर्म इसलिए है क्योंकि पोस्टमार्टम के हिसाब से सावरी की खोपड़ी पर जो घाव पाया गया था वो पाइप से टकराने का नहीं बल्कि एक हथौड़े की मार का निशान है। यानी बात साफ है कि सावरी का असली कातिल हसुनुमा ही था। फिर वो कहता है कि अब दिक्कत यह है कि उसके कातिल होने का अब कोई भी सबूत हमारे पास नहीं है, इसलिए रूमी के गुनाहों को माफ करना और इस केस को ऐसे ही रखना ठीक होगा, जिसके लिए निकोरा ने इतना बड़ा बलिदान दिया कि खुद को भी पुलिस के सामने पेश कर दिया। गुनाह एक होता है लेकिन सफर बहुत लोग करते हैं। सजा सच्चाई पर नहीं सबूतों पर दी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर में कसाना जेल जाकर निकोरा से कहता है, तुम्हारी वाइफ ने सावरी का मर्डर नहीं किया, वो बेगुनाह है। और यहाँ निकोरा बस चुप होकर सुनता रह जाता है, जैसे उसे बहुत बड़ा शॉक लगा हो। लेकिन साथ ही वो इस बार से संतुष्ट होता है कि आखिर उसकी बीवी के अंदर से कातिल होने का गिल्ट भी अब निकल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि टॉमी सावरी की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाता है, जिसके लिए सावरी ने अपना सिंगिंग करियर छोड़ने का फैसला किया था, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये जबरदस्त मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।